नमस्कार दोस्तों, मैं अली मोहम्मद अली ग्रेविटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम यूपी पुलिस, यूपीएसआई, बीएड, एसएससी जीडी इत्यादि परीक्षाओं में जिनमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए हिंदी की मास्टर क्लास लेकर चल रहे हैं। और आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे वर्णमाला कि ये वर्णमाला क्या है और वर्णमाला का निर्माण कैसे हुआ, वर्णमाला कैसे बनी। आज इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ध्वनि को कि ये ध्वनि होती क्या है। ध्वनि से मिलकर वर्ण बने, वर्णों से मिलकर शब्द, शब्दों से मिलकर वाक्यांश, वाक्यांश से मिलकर वाक्य, इस तरीके से किताबों का निर्माण हुआ। हम सबसे पहले देखते हैं ध्वनि, जो सुनाई दे पर दिखाई ना दे उसे ध्वनि कहते हैं। एक बार पढ़कर अवश्य देखें, एक दो क्लास पढ़कर देखें, उसके बाद कमेंट में बताना कि क्लास कैसी लगी। कि जो सुनाई दे पर दिखाई ना दे उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि सुनाई तो देती है पर दिखाई नहीं देती। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है परीक्षा में कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। लेकिन यही ध्वनि से मिलकर बने होते हैं वर्ण या अक्षर। ध्वनि से मिलकर किसका निर्माण होता है? वर्ण या अक्षरों का। तो ये वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? तो लिखित भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े या खंड ना किए जा सकें उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। या कह सकते हैं कि ध्वनि के संकेतों को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। ध्वनि का सबसे छोटा संकेत जिसके टुकड़े या खंड ना किए जाएं उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। तो लिखित भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े या खंड ना किए जा सके। उसे क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। यहाँ से एक क्वेश्चन परीक्षा में ये आता है, क्वेश्चन ये आता है पेपर में, और एक ये यहाँ से क्वेश्चन आता है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आपका आंसर होगा वर्ण या अक्षर। तो लिख लेना कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आंसर होगा आपका वर्ण या फिर अक्षर। तो वर्ण आता है परीक्षा में, अधिकतर क्या आता है? वर्ण। तो वर्ण या अक्षर लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब वर्णों से मिलकर बनी वर्णमाला। अब यहाँ से वर्णमाला पढ़ें। वर्णों से मिलकर बनी वर्णमाला। तो इसे लिख लेना डस्टर। तो अब पढ़ेंगे वर्णमाला। यहाँ तक तो हमने देखा कि वर्ण कैसे बने हैं।
वर्णों से मिलकर बनी वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो कहना है कि वर्णों के क्लास को पूरा पढ़ लो एक बार, उसके बाद किसी भी प्रैक्टिस सेट को लगाकर देखना, अधिकतर क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, 99% क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, पढ़कर देखो एक बार, एक चैप्टर पढ़कर देखो, उसके बाद पढ़ना या मत पढ़ना, आपको मालूम पड़ जाएगी। तो वो 2-4 मिनट में क्या मालूम पड़ता है, मालूम ही नहीं पड़ता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। 2-1 मिनट में क्या जज करोगे आप। लेकिन आप जब इस पूरी वीडियो को पढ़ोगे, इस पूरे पाठ को पढ़ोगे, तो आपके लिए मालूम पड़ जाएगी कि वास्तव में पढ़ाई है क्या चीज़, ये पढ़ाया किस तरीके से है। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह व क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित समूह व क्रम को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। लेकिन वर्णमाला की तो मालूम पड़ गई, लेकिन वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्णों का यूज हुआ, यानी वर्ण होते कितने प्रकार के हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट होते हैं स्वर, और नंबर 2 व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ये स्वर क्या होते हैं? आज हम स्वरों को पढ़ेंगे। पहले स्वरों को पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन को पढ़ेंगे। स्वर क्या है? तो स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है, वे स्वर होते हैं। अर्थात कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। लिख लेना इसकी परिभाषा। लेकिन व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो आज हम स्वर पढ़ेंगे। तो स्वर की परिभाषा मालूम हो गई, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी? 11 होती है। कोई पूछ ले स्वर कितने हैं तो 11 बताने हैं, 13 नहीं होते। 11 कौन कौन से हैं? देखो, एक छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, यहाँ तक होते हैं। और बात आई जो 2 वर्ण बचे, तो अंग और बड़ी अंग, ये दोनों अयोग भाव होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? अयोग भाव। ये अयोग भाव होते हैं और ये 11 स्वर होते हैं। अब इन स्वरों को बांटा, इन स्वरों के लिए भी बांट दिया गया। देखो कैसे बांटा कि स्वरों को उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर बांट दिया गया। तो हम डालेंगे हेडिंग कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। वीडियो को रोक कर लिख लेना। तो यहाँ पहली हेडिंग पड़ेगी कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद। तो कितने होते हैं? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं।
नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर, नंबर 2 पढ़ेंगे दीर्घ स्वर, नंबर 3 पढ़ेंगे प्लुप्त स्वर, प्लुप्त। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? तो ह्रस्व स्वर हैं आपके जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये ह्रस्व स्वर हैं। इन्हें हम एक मात्रिक कहते हैं, एक मात्रिक कहते हैं। अगर बात करें दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर होते हैं जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये दीर्घ स्वर हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। बात आई प्लुप्त स्वर की, तो ये होते हैं तुम्हारे जैसे औ, ये औ जो होता है ये प्लुप्त स्वर होता है। ओम, ये, और एक होता है आपका ये संस्कृत में जो एस की तरह आ बनता है, एक ये। लेकिन अब पढ़ेंगे हम इसे समरकर, अभी मैंने लिखे हैं ये भी देखो द्विमात्रिक होते हैं, द्विमात्रिक। अब समझ लो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर, और ह्रस्व स्वर के और भी नाम हैं, जैसे मूल स्वर भी कहते हैं इससे, एक लघु स्वर भी कहते हैं, एक इससे छोटा स्वर भी कहते हैं। तो समझ में आई? दीर्घ स्वर के अन्य नाम भी हैं। दीर्घ स्वर के लिए अन्य नाम दे सकते हैं आप, दीर्घ स्वर के लिए जैसे गुरु स्वर, गुरु स्वर, और एक नाम दे सकते हैं आप इसके लिए संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, ये इसके दो नाम भी हैं। प्लुप्त स्वर के लिए आगत स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसके लिए? एक नाम है आगत स्वर, इसकी वजह से इसे आगत स्वर भी कहते हैं, प्लुप्त स्वर इनके नाम हैं। दीर्घ स्वर, तो ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर। लेकिन दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगे। अगर किसी वर्ण को बोलते समय ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर के बाद आई प्लुप्त स्वर पर, तो इसमें कहते हैं कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगे तो उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। तो वो दीर्घ स्वर के 2 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर के 2 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर के कितने भेद? 2 भेद, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 सजाती, नंबर 2 विजाती। यानी कि सजाती स्वर और विजाती स्वर, ये दीर्घ स्वर के भेद हैं। सजाती स्वर किसे कहते हैं? जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, यानी कि समान जाति से मिलकर बने हों। इनका निर्माण छोटा आ प्लस छोटे आ से हुआ है, दोनों समान जाति के हैं, इस वजह से इसे सजाती स्वर कहते हैं। इसका निर्माण छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलकर हुआ है, ये भी सजाती स्वर है। इसका निर्माण छोटा ऊ प्लस छोटे ऊ से मिलकर हुआ है, इस वजह से ये भी सजाती स्वर है। संधि में पढ़ेंगे तब देखेंगे कौन सा वर्ड कैसे है, लेकिन यहाँ तो हम थोड़ा बहुत देख रहे हैं कि संधि में और क्लियर करेंगे। विजाती स्वर, विजाती स्वर कहते हैं जो समान जाति से ना बने हों, जैसे छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये विजाती स्वर है। जैसे देखो छोटी ए जो है, लिख लेना,
छोटी ए जो है छोटा आ प्लस छोटी ई से मिलकर बनी है। तो ये क्या है, अलग अलग जाति से मिलकर बनी है, तो ये विजातीय स्वर है। जैसे ये ए आई, इसमें छोटा आ प्लस छोटा आ या छोटी ए कह सकते हैं, छोटा आ प्लस छोटी ए, यहाँ पर भी तोड़ेंगे तो छोटा आ प्लस छोटी ए, तो इससे मिलकर ये बनी। इस वजह से ये भी विजातीय स्वर, इसमें छोटा आ और प्लस छोटा ऊ, तो ये भी क्या हुआ आपका विजातीय स्वर, अलग अलग हैं। इसी प्रकार ये भी छोटा आ प्लस छोटे ओ से मिलकर बना है, और छोटा आ मैंने छोटा ओ बताया था, छोटा आ प्लस छोटे ऊ से मिलकर बना है, छोटा ओ छोटा आ प्लस छोटे ऊ से। इस वजह से ये सभी विजातीय स्वर हैं। कोई पूछ ले विजातीय स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4, सजातीय स्वरों की संख्या 3, दीर्घ स्वरों की संख्या 7, ह्रस्व मूल या लघु स्वरों की संख्या 4, लुप्त स्वर ये 3 है। इसके बारे में आज हमने देखा। कल हम देखेंगे कि जीव के भाग के आधार पर स्वरों के भेद, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद, चलो कल नहीं आज ही देखते हैं। अभी 2-1 हेडिंग और पढ़ लें, अभी कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। अब पढ़ेंगे हम जीव के भाग के आधार पर स्वरों के भेद। जीव के भाग के आधार पर भी स्वरों के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं भाई? 3 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट अग्र स्वर, नंबर सेकंड मध्य स्वर, नंबर थर्ड विलुप्त स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर, एक है पश्च स्वर। अगर लगे कि मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूं तो कमेंट में बता देना, मैं अपनी स्पीड को थोड़ा नॉर्मल कर लूँगा। वैसे मैं इतनी ही स्पीड से पढ़ाता हूँ, बता देना आप कमेंट में अगर स्पीड तेज लग रही हो तो। अग्रस्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है। जैसे ये मान लो आपकी जीभ है, तो जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। और अग्रस्वर होते हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए और री। जिसमें ई की ध्वनि है वो अग्रस्वर है। ए में आ प्लस ई से मिलकर बनी है, तो इसमें भी ई है, इस वजह से ये अग्रस्वर है। री आर आई होती है, इस आई से ई बनी, ई आ रही है, इस वजह से अग्रस्वर है। मध्य स्वर होता है आपका छोटा आ, मध्य स्वर होता है आपका छोटा आ। और पश्च स्वर बाकी जो बचे, जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ। यहां तक तुमने देखा होगा। अग्र, मध्य और पश्च के लिए भी हमने देख लिया। जीभ के भाग के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। इसे पढ़ाने के बाद में जब तुम्हें मौखिक बताऊंगा उसे गौर से सुनना, आपके लिए क्लास में याद हो जाएगा। अभी सिर्फ मैं लिखा रहा हूँ, इसे लिख लेना, और उसके बाद में जब समझाऊँ मौखिक उसे सुन लेना। तो जीभ के भाग के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? 3। तो जीभ के अगले भाग से बोले जाए अग्रस्वर, जीभ के बीच के भाग से बोले जाएं उन्हें मध्य स्वर, और जो जीभ के पश्च मतलब पिछले भाग से बोले जाएं उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। इसके बाद देखते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के केवल और केवल 2 भेद होते हैं। अब आपने कहा कि 2 भेद कौन कौन से हैं? तो बहुत से तो पढ़े हुए हैं पहले से, तो उन्हें याद भी होगा, और जो नए हैं वो सुने। तो नंबर फर्स्ट होता है
वृत्ताकार। नंबर 2 अवृत्ताकार। हिंदी का सबसे कठिन चैप्टर होता है वर्णमाला, इसमें एक एक अक्षर याद करना है। वृत्ताकार जिन वर्णों को बोलते समय मुख के जो ओठों की आकृति है वो गोल हो जाए उन्हें हम वृत्ताकार कहते हैं, और जिन वर्णों को बोलते समय मुख के ओष्ठों की आकृति गोल ना हो उन्हें अवृत्ताकार। जैसे उ, ओ, औ और एक ये भी इसी में आएगा, तो ये वृत्ताकार होते हैं। अगर बात करें अवृत्ताकार की, तो अब आ, इ, ई, री, ए, ऐ, ये आपके अवृत्ताकार हैं और ये वृत्ताकार हैं। अब इसके आगे रहे आपके सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, पार्श्विक, लुंठित इत्यादि हैं। उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास यहीं तक होगी। अगर मेरी क्लास में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। यह क्लास यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, बीएड इत्यादि परीक्षाओं के लिए है। आप एक बार पढ़कर अवश्य देखें। आपको पढ़ने के बाद मैं प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा, उस प्रैक्टिस सेट को देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।